Good morning, students. So, welcome to part 2 of electrolysis. My dear students, in your syllabus, there are 5 main electrolysis which are generally asked, and very few questions are related. So, I have made it in a brief that you have to learn very precise things. So, let's start with this electrolysis of fused lead bromide. Fused का मतलब यहाँ पे है molten. पिघले हुए लेड ब्रोमाइड से। पहले मैं बता दूं एक चीज कि लेड ब्रोमाइड सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं करेगी बिकॉज इट इज एन आयनिक कंपाउंड एंड आयंस डू नॉट मूव, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस दे कैन नॉट मूव। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो ऐसे में हम इनको पिघला लेते हैं। तो फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो जब लेड ब्रोमाइड को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो पूछा जाता है व्हाट आर द आयंस फॉर्म्ड। तो एज यू कैन सी हियर इट इज क्वाइट सिंपली रिटन ओवर देयर कि लेड डाई पॉजिटिव मतलब Pb+2 एंड ब्रोमीन पे ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ये दो आयंस बनेंगी। तो रिएक्शंस पूछेंगे कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो कैथोड सिंपली इट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, हमने पढ़ रखा है। तो कैथोड पे क्या होगा, लेड आयंस जितना उस पे पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी और लेड मेटल को डिस्चार्ज करेगी। तो लेड पे +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे और लेड बन जाएगा। एनोड पे क्या होगा, ब्रोमाइड आयंस उस पे नेगेटिव चार्ज है एक, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से डिस्चार्ज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ब्रोमीन एटम बनेंगे। अब ब्रोमीन एटम्स आपस में मिलकर ब्रोमीन गैस बना देंगे। और एक रिएक्शन में लिखना हो अगर, तो 2 ब्रोमाइड आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उसमें ब्रोमीन गैस बन जाएगी। तो कुल मिला के प्रोडक्ट्स क्या बने, कैथोड पे बना लेड मेटल और एनोड पे बनी ब्रोमीन गैस। तो बोर्ड भी आपसे जब भी पूछेगा तो यही 3 क्वेश्चंस पूछेगा कि आयंस कौन सी बनी, कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस क्या हुई और फाइनली उन पे प्रोडक्ट्स क्या बने। तो यहां पे एक और चीज बताऊं, ब्रोमीन जो बनेगी वो रेडिश या हल्का सा ब्राउनिश वेपर्स बनेंगे ब्रोमीन के। तो ये एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे आपको यहां याद रखना है। तो सेकंड पूछते हैं फ्यूज सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस। तो फ्यूज सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, यहां पे सोडियम आयंस बनेंगी, क्लोराइड आयंस बनेंगी। वैसे ही कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस जाएंगी, सोडियम आयंस, और क्योंकि +1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी और सोडियम मेटल दे देंगी। अब क्लोराइड आयन सिंपली जैसे पिछली रिएक्शन में जहां जहां ब्रोमाइड आयन था वहां वहां क्लोराइड आयन लिख देंगे। तो यहां पे भी क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन एटम बनाएंगी और वो क्लोरीन एटम्स 2 आपस में मिलकर क्लोरीन गैस बना देंगे। तो अगर एक रिएक्शन में लिखना हो तो 2 क्लोराइड आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देंगे। तो दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है आपको, या तो आप 2 रिएक्शंस में लिखें या एक सिंपल रिएक्शन में लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या बने, प्रोडक्ट्स वही कि कैथोड पे तो बना सोडियम मेटल और एनोड पे बनी क्लोरीन गैस। थर्ड आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ये 3 नाम से आ सकती है, एसिडिफाइड वाटर, एसिडुलेटेड वाटर या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वन एंड द सेम थिंग है। एक्चुअली इससे रिलेटेड रीजनिंग है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो एसिडिफाइड वाटर की बात करें तो वाटर को एसिडिफाई किया गया, यानी कि उसमें एसिड डाला गया है, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। तो आयंस क्या बनेंगी, वाटर में से आयंस बनेंगी H+ और OH नेगेटिव, और सल्फ्यूरिक एसिड में से भी आयंस बनेंगी H+ और SO4 डाई नेगेटिव यानी सल्फेट आयंस। तो कैथोड की बात करें अगर, तो कैथोड पे तो पॉजिटिव आयन एक ही है, कौन सी, H+। तो H+ आयंस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, H एटम बनाएंगी और ऐसे 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो आप चाहें तो फिर से सिंपल एक रिएक्शन लिख सकते हो कि 2 हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगर हम एनोड की बात करें तो यहां एक पहला रीजनिंग क्वेश्चन इससे आता है कि एनोड पे अब हमारे पास सल्फेट आयन भी डाई नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिवली चार्ज आयन है, और हाइड्रोक्सिल आयन जो OH नेगेटिव आयन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो ऐसे केसेस में जब 2
अलग अलग आयंस हो सेम चार्ज से, तो कौन सी आयन डिस्चार्ज करेगी, ये डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन पे। हम जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो बुक्स में आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नजर आएगी जो मेटल्स के लिए अलग दी गई है और नेगेटिव आयंस के लिए अलग दी गई है। तो नेगेटिव आयंस में यहाँ पे बेसिक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो जो आयन उसमें नीचे प्लेस्ड है, जितनी नीचे होगी वो उतनी जल्दी डिस्चार्ज होगी। तो सल्फेट आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयंस सबसे नीचे हैं और सल्फेट आयंस सबसे ऊपर है। तो ऑब्वियस है सल्फेट आयंस को डिस्चार्ज नहीं करने देंगे हाइड्रोक्सिल आयंस, पहले कौन जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयंस। तो OH नेगेटिव आयंस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके OH बनाएंगी न्यूट्रल, और ऐसे 4 OH आयंस मिलकर वाटर और ऑक्सीजन बनाएंगे। तो एक सिंगल रिएक्शन भी कैसे लिखी जा सकती है मैंने लिख रखी है। तो कुल मिला के यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस एनोड पे। तो इसको हम यहाँ पे याद करेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज क्वेश्चन बोर्ड पूछ सकता है, किस रेशियो में प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो कैथोड पे बनेगा और ऑक्सीजन जो एनोड पे बनेगी ये 2:1 के रेशियो में, यानी 2 मोल हाइड्रोजन के तो 1 मोल ऑक्सीजन का बनेगा। अब इस रिएक्शन का रीजन जो मैंने बताया था कि हाँ भाई एसिडिफाइड वाटर का क्या मतलब है। देखो प्योर वाटर जो होता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है और उसमें आयंस नहीं होती है, क्योंकि वो आयंस में टूटता नहीं कोवेलेंट कंपाउंड। और जब आयंस होंगे नहीं तो करंट पास होगा नहीं। पानी जो भी करंट मारता है वो अपने अंदर डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज या आयंस की वजह से ही मारता है। तो यहाँ पे प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है बिकॉज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड और एक नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। तो उसे कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको आयंस में तोड़ने के लिए हम उसमें एसिड डालते हैं। कौन सा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तब वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनेगा। तो ये रीजन बोर्ड में बहुत ऑप्शन पूछा जाता है। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब यहां पे मैंने आगे इलेक्ट्रोड्स भी बता रखे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है, ग्रेफाइट या प्लेटिनम। यहां कोई चीज आपको जानकारी दे दूं कि जनरली हम किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में ग्रेफाइट के ही इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये किसी पे किसी प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे कोई चेंज नहीं लाता है। इसको डिटेल में हम अगले पार्ट में जानेंगे कि ऐसा क्या होता है। फिलहाल के लिए ये जाने कि जब हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के साथ कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आयंस क्या बनेगी, आयंस बनेंगे कॉपर +2 आयंस, H पॉजिटिव आयंस, SO4 डाइनेगेटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। तो अब यहां पे भी आप गौर फरमाएं तो 2 अलग अलग तरीके की पॉजिटिव आयंस हैं और 2 अलग अलग तरीके की नेगेटिव आयंस हैं। तो कैथोड और एनोड पे जो आयन डिस्चार्ज करेंगी वो किसके बेस पे करेंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे। जो आयन नीचे होगी वो डिस्चार्ज करेगी। तो कॉपर और हाइड्रोजन में से कॉपर आयन नीचे है तो कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बनाएंगे, कॉपर मेटल डिपॉजिट करेंगी कैथोड पे। और एनोड का वही केस है जैसा कि वाटर के केस में था, वैसे ही हाइड्रोक्सिल आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करके वाटर और ऑक्सीजन बना देंगे। तो कुल मिला के हमें कैथोड पे मिलेगा कॉपर मेटल और एनोड पे मिलेगी ऑक्सीजन गैस। इससे रिलेटेड भी एक रीजनिंग क्वेश्चन है, वो हम इस टॉपिक के दूसरे पार्ट के बाद अभी डिस्कस करते हैं। जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट को, यानी कि उसी कॉपर सल्फेट को जिसका अभी इलेक्ट्रोलिसिस किया था, दोबारा अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस का करें और इस बार इलेक्ट्रोड बदल दें, हम कॉपर का एनोड ले लें। यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं कॉपर का एनोड, हमें कैथोड से मतलब नहीं, कैथोड किसी का भी ले सकते हैं, ग्रेफाइट का, प्लेटिनम का या कॉपर का, लेकिन एनोड से फर्क पड़ता है। तो यहां पे क्या होगा, आयंस वही 4 होंगी, कैथोड की रिएक्शन भी सेम है, लेकिन इस केस में एनोड क्योंकि कॉपर का है तो एनोड की रिएक्शन बदल जाएगी। एक्चुअली जो मैं अभी बार बार बोल रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आयन नीचे होगी वो पहले डिस्चार्ज करेगी, नीचे होगी वो पहले डिस्चार्ज करेगी, तो उसका बेसिक रीजन ये होता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो डिस्चार्ज करेगी। तो यहां पे जब हम
इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल का ले लेते हैं जिस मेटल की आयंस इलेक्ट्रोलाइट में हो। गौर से सुनना कि इलेक्ट्रोड उसी मेटल का ले लें। कौन सा इलेक्ट्रोड? एनोड। उसी मेटल का ले लें जिस मेटल की आयंस इलेक्ट्रोलाइट में हो, तो वो इलेक्ट्रोलाइट से कोई भी आयन एनोड पे डिस्चार्ज नहीं करेगी। उल्टा काम हो जाएगा। अब एनोड खुद आयंस में टूटकर इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था? आयंस डिस्चार्ज हो रही थी इलेक्ट्रोड्स पे। अब जब एनोड का मेटल और इलेक्ट्रोलाइट का मेटल सेम है तो आयन कहां आएंगी? अब आयन डिस्चार्ज नहीं होंगी इलेक्ट्रोड पे, बल्कि इलेक्ट्रोड आयन में टूटकर इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। तो आप इसकी रिएक्शन देख सकते हैं एनोड की। कॉपर खुद टूट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर +2 आयंस बना रहा है, और इस तरीके से कैथोड पे तो कॉपर डिस्चार्ज हो रहा है, कॉपर मेटल बन गया, लेकिन एनोड पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस चैप्टर का यहां से रिलेटेड बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। वो ये है कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का ब्लू कलर फेड हो जाता है। जबकि यही काम जब हम दूसरे केस में जैसे कॉपर का एनोड लेके करते हैं तो ब्लू कलर फेड नहीं होता है। क्यों? तो अगर फिर से गौर से आप पीछे रिवाइंड करके इस वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब ग्रेफाइट या प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लिए थे तो कॉपर आयंस कहां डिस्चार्ज हो रही हैं? कैथोड पे। और एनोड पे भी आयन डिस्चार्ज हो रही है, हाइड्रोक्सिल आयंस। तो कुल मिलाकर जब ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल आयंस थी, कौन सी आयंस रिस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर के लिए इलेक्ट्रोलाइट के? कॉपर आयंस। वो तो डिस्चार्ज हो गई किस पे? कैथोड पे। अब जब ऐसा हुआ तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयंस की कमी आ जाएगी और ब्लू कलर फेड हो जाएगा। लेकिन सेकंड केस में जब हम एनोड का कॉपर ले रहे, एनोड को भी कॉपर के रूप में ले रहे हैं, तो आपने गौर से देखा होगा कि कैथोड पे कॉपर आयन डिस्चार्ज हो तो रही है, लेकिन बदले में हमें एनोड कॉपर आयंस दे भी तो रहा है। तो जब कॉपर आयंस हमें वापस एनोड से मिलती जाएंगी तो इलेक्ट्रोलाइट में उनकी कमी नहीं आएगी, इसलिए ब्लू कलर फेड नहीं होगा। So this is all for part 2 of electrolysis. Soon we'll meet for the third part. Till then, if you like this video, share it, comment on it, like it, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.